हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लीगल पाठशाला पर। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हम लोग कर रहे हैं सीपीसी की रिवीजन हरियाणा एडीए प्री एग्ज़ाम के लिए, और आप जुडिशरी के लिए कर रहे हो तो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। अभी तक हम कर चुके हैं ऑर्डर नंबर 5 तक हमारा हो चुका है, ऑर्डर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया, समन एंड सर्विस ऑफ समन्स। सो इस वीडियो में हम करेंगे ऑर्डर नंबर 6 एंड 7 एंड 8, देखते हैं कितना हो पाता है 15 मिनट के अंदर अंदर। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोग अनअकैडमी पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हो इन डिटेल। यहाँ पे सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ, मोटा मोटा ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। सो अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए आप कोड यूज़ कर सकते हो लीगल पाठशाला 10, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है। साथ ही साथ आज रात को 9 बजे हरियाणा एडीए की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ में पार्ट नंबर 12 लेके आ रहा हूँ, उसको भी अटेंड करना। रात 9 बजे वीडियो आने वाली है अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पर। और हरियाणा एडीए की जो टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है, इसको आप बाय कर लीजिए, परचेज कर लिए। अगर अभी तक नहीं की है तो लीगल पाठशाला टेलीग्राम ग्रुप में जाके वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, या अनअकैडमी ऐप में इसको आप जाके बाय कर सकते हैं। और एक और बड़ी एक्साइटिंग आपके लिए न्यूज़ है कि हरियाणा एडीए की टेस्ट सीरीज़ का जो है गिव अवे किया जा रहा है मेरे द्वारा। 21 और 22 जुलाई को रात को 9 बजे 2 क्लासेस होनी है। इन क्लास में जो बच्चे टॉप करेंगे, टॉप 4 बच्चों को जो है हरियाणा एडीए की टेस्ट सीरीज़ का जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। आइए तो स्टार्ट करते हैं ऑर्डर नंबर 6 से। ऑर्डर नंबर 6 से पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑर्डर नंबर 1 हमने पार्टीज़ की बात की, ऑर्डर 2 हमने फ्रेम की बात की, ऑर्डर 3 हमने रिकॉग्नाइज एजेंट की बात करी, ऑर्डर नंबर 4 रिकॉग्नाइज एजेंट आने के बाद हम सूट इंस्टीट्यूट करने चलेंगे, और ऑर्डर 5 समन्स जो है हमने इशू कर दिया डिफेंडेंट को। फाइनली सारी चीज़ें होने के बाद अब थोड़ा सा जनरल हमें समझना पड़ेगा कि ऑर्डर नंबर 6 कहता है प्लीडिंग्स। प्लीडिंग्स होती क्या है? प्लीडिंग्स जनरली क्या है? रूल नंबर 1 आपको कहता है प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट जो है वो प्लीडिंग्स का पार्ट है। प्लीडिंग का मतलब ही ये होता है क्या? प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है रूल नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट है रूल नंबर 2, प्री में आता है रूल नंबर 2। और रूल नंबर 2 कहता है जो आपकी प्लीडिंग्स होंगी, प्लीडिंग्स मतलब प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप मटेरियल फैक्ट्स मेंशन करेंगे, एविडेंसेस आप प्लीडिंग में मेंशन नहीं करने वाले। मतलब प्लेंट के अंदर और रिटन स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये जो लिखा भी हुआ है यहाँ पे देखिए, प्लीडिंग शैल कंटेन एंड कंटेन ओनली, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट, वो भी कंसाइज फॉर्म में मटेरियल फैक्ट्स की। और कोई भी आपको देखिए बट नो एविडेंस बाय विच दे आर प्रूव्ड, कोई एविडेंस आपको मेंशन नहीं करना है। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है, ये आपके प्री एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद रूल 2 के बाद देखो, रूल 3 नहीं पढ़ना, रूल 3A नहीं पढ़ना, रूल 4 नहीं पढ़ना, रूल 5 आप हेडिंग पढ़ लेना कंडीशन प्रेसिडेंट, और यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है आपका। ठीक है, रूल 6 के बाद रूल 7 नहीं पढ़ना, रूल 8 नहीं पढ़ना, प्री के लिए बता रहा हूँ, हरियाणा एडीए के लिए। ठीक है, रूल 9 नहीं पढ़ना, रूल 10, रूल 11 नहीं पढ़ना, कोई भी रूल यहाँ से नहीं पढ़ना है आपको। रूल 12 नहीं पढ़ना है, डायरेक्टली आपको रूल 13 पढ़ना है। जो बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाए जो बता रहा हूँ उनमें से, ठीक है, तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी अच्छी बात है, लेकिन रिवीजन तो हमारी हो ही रही है। रूल 13 कहते हैं प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, जब भी आप प्लीडिंग्स मतलब प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट फाइल करते हैं तो कोई भी प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो ऑलरेडी आपके फेवर में है और अगेंस्ट द अपोजिट पार्टी है, वो आपको अपनी प्लीडिंग्स में मेंशन नहीं करनी है। तो ये रूल नंबर 13 कहता है ऑर्डर नंबर 6 का, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, रूल नंबर 14 भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। प्लीडिंग्स को जो है हमेशा साइन किया जाएगा, हर एक प्लीडिंग मतलब प्लेंट एंड रिटन शैल बी साइन बाय द पार्टीज, या उनके पार्टीज एंड उनके प्लीडर्स जो है उसके ऊपर साइन करेंगे, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। 14A नहीं पढ़ना, डायरेक्टली आपको 14 के बाद 15 पढ़ना है, जो वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स की बात करता है। ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। ठीक है, आप वेरीफाई करेंगे अपनी प्लीडिंग्स को, जो भी चीज़ें आपने लिखी हैं, आप नीचे देखा होगा पैरा नंबर 1 से लेके इतना इतना, वेरीफाई टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ठीक है, वो आपको वेरीफाई करना है, और ये साथ में आप जो है एफिडेविट, इसको जो पर्सन वेरीफाई करेगा प्लीडिंग को, वो साथ में एफिडेविट उसके साथ में लगाने वाला है अपनी वेरीफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो रूल 15 हेडिंग बेस्ड क्वेश्चन। रूल 15 के बाद रूल नंबर 16 प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्राइकिंग ऑफ प्लीडिंग। कोर्ट किसी भी स्टेज पे, एट एनी स्टेज आपको याद रखनी प्रोसीडिंग्स की, ऑर्डर कर सकता है कि स्ट्राइक आउट किया जाए, अमेंड किया जाए मैटर्स ऑफ प्लीडिंग्स को। प्लीडिंग मतलब प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट दोनों को ही स्ट्राइक आउट किया जा सकता है, अगर अननेसेसरी, स्कैंडलस है, फ्रिवलेस है, वेक्सिसियस, या फिर कहीं ना कहीं जो है ट्रायल को डिले कर रही है, या फिर कहीं ना कहीं अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट है। ठीक है, तो ये 3 ग्राउंड हैं आपके, जिन ग्राउंड्स के ऊपर कोर्ट जो ऑर्डर पास कर सकती है आपकी प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट के अंदर जो कंटेंट आपने लिखा उसको स्ट्राइक आउट करने के लिए, बाहर फेंकने के लिए। ठीक है, सांस चढ़े आते हैं यार पढ़ाते पढ़ाते ना, नॉन स्टॉप इतनी क्लासेस लेनी पड़ती हैं। चलिए कोई बात नहीं, हरियाणा एडीए पार करना है आपकी बार। सो रूल नंबर 17 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही है, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग कहाँ दिया हुआ है? ऑर्डर 6 रूल
17 के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। 6-17 आपको याद रखना है। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स, कोर्ट किसी भी स्टेज के ऊपर आपको अलाउ कर सकती है कि आप अपनी प्रोसीडिंग्स को अमेंड कर सकते हैं, जो कि आपकी प्लेंट है या जो रिटन स्टेटमेंट है उसको आप अलाउ कर देंगे, हम आपको अमेंड करने के लिए अलाउ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, प्रोवाइडेड कहता है कोई भी एप्लीकेशन अमेंडमेंट की जो है उसको अलाउ नहीं किया जाएगा अगर ट्रायल स्टार्ट हो गया है। ट्रायल स्टार्ट होने के बाद आपको अमेंड करने के लिए हम अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, अगर कोर्ट को लगता है कि भाई ड्यू डिलीजेंस के बाद भी पार्टीज़ जो है वो उस चीज़ को रेज़ नहीं कर पाई थी तो कोर्ट वहाँ पे अलाउ कर देगी। तो जनरली क्या होता है, कोर्ट अलाउ नहीं करती है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल कि इस चीज़ को, प्लीडिंग्स को अमेंड करने के लिए परमिशन नहीं मिलती है। रूल नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, आपको जब आपने एप्लीकेशन लगाई ऑर्डर 6 रूल 16 में 6-17 में आपने एप्लीकेशन लगाई प्लीडिंग्स को अमेंड करने के लिए और कोर्ट ने अलाउ कर दिया, तो कोर्ट ने या तो आपको टाइम दिया अमेंड करने के लिए, आपने उस टाइम में अमेंड कर ली तो बेस्ट है, ठीक है, दी वेल है, ठीक है। नहीं की तो एक टाइम पीरियड यहाँ पे ऑटोमेटिकली इन्होंने लिखा हुआ है कि 14 डेज़ का टाइम पीरियड होगा, ठीक है। या तो कोर्ट ने अलाउ किया टाइम पीरियड उसमें अमेंड कर लीजिए, या फिर 14 दिन का टाइम पीरियड है उसमें अमेंड कर लीजिए। अगर आप अमेंड नहीं करते हो तो फिर उसके बाद आपको परमिट नहीं किया जाएगा आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ सच लिमिटेड टाइम, जो कि कोर्ट ने अलाउ किया था। अगर कोर्ट ने अलाउ नहीं किया तो 14 डेज़ का टाइम पीरियड आपको मान के चलना है फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। ये प्री का क्वेश्चन है। अगर आपने अमेंड कर ली तो बेस्ट है, नहीं की तो फिर आपको फर्दर अलाउ नहीं किया जाएगा अनलेस एंड अनटिल कोर्ट टाइम एक्सटेंड ना कर दे। तो ये था आपका ऑर्डर नंबर 6। प्लीडिंग्स को हमने डिस्कस किया। प्लीडिंग मतलब प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। अब प्लीडिंग के बाद पहले प्लेंट आएगी। ऑर्डर नंबर 7। ऑर्डर नंबर 7 की बात करेंगे जनरली प्लेंट। देखो प्लेंट, पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेंट, ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन आता है। रूल नंबर 1 कहता है क्या क्या पर्टिकुलर्स होंगे, रूल याद रखना है। ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 1 में पर्टिकुलर्स दिए हुए, मतलब कंटेंट क्या क्या होंगे, ठीक है। कोर्ट का नाम होगा जिसके अंदर आप सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हो, पार्टीज़ के नाम होंगे, मैटर होगा आपका, ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं करनी है। रूल 2 नहीं पढ़ना, ठीक है। रूल नंबर 2 के बाद रूल 3 भी नहीं पढ़ना है आपको। इसका जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वही मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। रूल 4 नहीं पढ़ना, 5 नहीं पढ़ना है आपको, 6 आपको पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे लिमिटेशन एक्ट में कंडोनेशन ऑफ डिले का कंसेप्ट पढ़ते हो, वैसे रूल 6 कहता है, अरे ये क्या हो रहा है, अपने आप क्यों चल रहा है भाई, रुक जा एक सेकेंड, कहाँ चला गया, मेरा माउस थोड़ा ख़राब हो रखा है, ये अपने आप चलने लग जाता है, इसके अंदर भूत आ जाता है, भूत। चलिए रूल 6 कहते हैं ग्राउंड्स ऑफ एग्जाम्पशन फ्रॉम लिमिटेशन लॉ। अगर लिमिटेशन लॉ से आप कोई एग्जाम्पशन ले रहे हो, ठीक है, या फिर आप सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हो आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड फॉर बाय द लिमिटेशन लॉ ने जो एक टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब किया, फॉर एग्जांपल 3 साल का टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब किया, आप सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हो 4 साल बाद, ठीक है, उसके लिए आप जो है रूल नंबर 6 कहता है कि आप अपनी प्लेंट्स के अंदर ग्राउंड्स मेंशन करेंगे कि किन ग्राउंड्स के ऊपर आप एग्जाम्पशन लेना चाहते हो फ्रॉम लिमिटेशन लॉ, ठीक है। तो वो आपको मेंशन करने होंगे। रूल 6 यही आपको कहता है। साथ ही साथ में रूल 7 बड़ा इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। जो भी आप रिलीफ क्लेम करना चाह रहे हो तो वो आप अपनी प्लेंट में स्पेसिफिकली स्टेट करेंगे, ठीक है। पर्टिकुलरली आप वहाँ पे मेंशन करने वाले हो, या तो सिंपली या अल्टरनेटिव में, ठीक है। जर्नली आप नहीं लिखेंगे, जो जनरल रिलीफ कोर्ट ऑलरेडी ग्रांट कर देती है वो आप रिलीफ नहीं क्लेम करना वाले वहाँ पे, ठीक है। वो मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोर्ट ऑटोमेटिकली उनको ग्रांट कर देती है। नाउ ये बड़ा अच्छा है। रूल नंबर 9 ये कह रहा है प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग प्लेंट। आपने प्लेंट फाइल की, हमने पढ़ा था ना इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कैसे होगा, बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट। आपने प्लेंट इंस्टीट्यूट की, कोर्ट ने आपकी प्लेंट को एडमिट कर लिया। जब कोर्ट आपकी प्लेंट को एडमिट कर लेगी तो कोर्ट क्या करने वाली है, रूल 9 हमेशा याद रखना, जहाँ पे कोर्ट ऑर्डर पास कर देगी आफ्टर एडमिशन ऑफ योर प्लेंट, कोर्ट समन्स के ऑर्डर पास करेगी कि डिफेंडेंट के ऊपर सम्मन सर्व करवाया जाए। और सम्मन हमने अभी पढ़ा था ऑर्डर नंबर 5 रूल 9 में बाई कोर्ट, है ना। तो फिर वहाँ पे कोर्ट जो है प्लेंटिफ को डायरेक्ट करेगी, भाई जितने भी नंबर ऑफ डिफेंडेंट्स हैं उतनी आप प्लेंटिफ जो है प्लेंट की कॉपीज़ जो है कोर्ट में सबमिट करवा देगा। 4 डिफेंडेंट तो 4 कॉपीज सबमिट करवा देगा, ठीक है। कब करवा देगा, विद इन दी 7 डेज, 7 दिन के अंदर। ये टाइम पीरियड याद रखना है, 7 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर अलॉन्ग विद दी जो भी फीस वगैरह आने वाली सर्विस ऑफ समन्स के अंदर। हमने पढ़ा था ना ऑर्डर नंबर 5 में कि जो पैसे लगेंगे समन्स की सर्विस करवाने में कौन देगा, प्लेंटिफ देगा, ठीक है। तो 7 दिन के अंदर आपको नंबर ऑफ कॉपीज़ जितने भी डिफेंडेंट हैं प्लेंट की वो सबमिट करनी है, और साथ के साथ में जो भी खर्चा आने वाला है सर्विस में वो आपको जमा करवाना है, ठीक है। रूल 10 प्री के लिए हेडिंग बेस्ड क्वेश्चन आता है रिटर्न ऑफ प्लेंट। रिटर्न ऑफ प्लेंट की अगर मैं बात करूं, देखो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आपने गलत कोर्ट में प्लेंट जो है प्रेजेंट कर दी तो वो कोर्ट आपको रिटर्न कर देगी। जनरली यहाँ से हेडिंग बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रखना है ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 10 के अंदर रिटर्न ऑफ प्लेंट का कंसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। 10A नहीं पढ़ना हमें। अब डायरेक्टली आपको जो पढ़ना है वो है 11, 7, 11 सबका फेवरेट है, ठीक है। प्री में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है।
रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को हम डीम्ड डिक्री मानते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, डिक्री की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इसे डीम्ड डिक्री। यहाँ पे जो ग्राउंड्स दिए हुए ये सारे ग्राउंड्स आपको पता होने चाहिए, नंबर कितने हैं, टोटल ग्राउंड्स कितने हैं और क्या क्या ग्राउंड है। पहला रिजेक्ट करने का ग्राउंड है अगर कॉज ऑफ एक्शन को डिस्क्लोज नहीं कर रही है, दूसरा अंडर वैल्यूड है, ठीक है, तीसरा आप कह सकते हैं इनसफिशिएंटली आपने स्टैम्प पेपर इनसफिशिएंट लगाए हैं, चौथा हम कह सकते हैं बार्ड बाय लिमिटेशन लॉ है या किसी लॉ के द्वारा बार्ड है, चाहे सीपीसी के द्वारा बार्ड हो, डुप्लीकेट में फाइल नहीं की क्योंकि हमने पढ़ा था प्लेंट डुप्लीकेट में होनी चाहिए। कौन से ऑर्डर में पढ़ा था कमेंट करके जरूर बताना। साथ के साथ में प्लेंटिफ ने कंप्लाई नहीं किया प्रोविजन ऑफ रूल 9, रूल 9 के जो प्रोविजंस है जो हमने पीछे पढ़े हैं ना, रूल 9 जो आपने पढ़ा है प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग प्लेंट, उसको कंप्लाई विद नहीं किया है तो आपकी जो प्लेंट है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और रिजेक्शन ऑफ ए प्लेंट इज ए डीम्ड डिक्री, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ये तो हो गया आपका, ठीक है, 7-11 आपको याद रखना है। देखो ये प्रोसीजर क्या होगा, प्लेंट रिजेक्ट कर दोगे तो आपको रिकॉर्ड करने अपने रीजंस, ठीक है, क्यों रिजेक्ट किए। 13 जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का मतलब ये नहीं है कि अब आप जो है फ्रेश प्लेंट प्रेजेंट नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। देखिए द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड, जो कि ऊपर आपने पढ़े, शैल नॉट ऑफ इट्स ऑन फोर्स, अपने आप में प्लेंटिफ को मना नहीं करता, प्रिक्लूड नहीं करता है कि वो फ्रेश प्लेंट प्रेजेंट नहीं कर सकते इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, वो कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज रूल नंबर 11 एंड रूल नंबर 11 7-11 और 7-13 आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जनरली हेडिंग पढ़ लेना रूल नंबर 14 की कि प्लेंटिफ जिन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रिलाई कर रहा है वो उसको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन यहाँ से सच नहीं आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑन योर ऑर्डर नंबर 7। ऑर्डर नंबर 7 के बाद हम चलेंगे ऑर्डर नंबर 8। 7 के बाद डायरेक्टली 8 पे आ जाइए। 8 कहता है रिटन स्टेटमेंट सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। देखो पहले 6 में प्लीडिंग पढ़ा, प्लीडिंग के अंदर 2 चीज़ें पढ़ी, प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। पहले प्लेंट आया 7 में, फिर रिटन स्टेटमेंट आया 8 में। आप पूरा याद करोगे ना, पूरे ऑर्डर से याद हो जाएंगे आपको। ऑर्डर नंबर 8 रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट इज ऑल्सो ए प्लीडिंग, ठीक है। रूल 1 कहता है रिटन स्टेटमेंट सिंपल। डिफेंडेंट, ये तीसरी बार हम पढ़ रहे हैं कि डिफेंडेंट 30 दिन के अंदर WS फाइल करेगा फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ समन्स। पहले सेक्शंस में बढ़ा, फिर हमने ऑर्डर 5 में बढ़ा और फिर हम ऑर्डर 8 में यही चीज़ पढ़ रहे हैं, बार बार वही चीज़ आ रही है। 30 दिन में नहीं करता तो यहाँ पे 90 डेज़ का कंसेप्ट इन्होंने मेंशन किया हुआ। कहाँ गए 90 दिन, देख लो ये रहा 90 डेज़, 90 दिन के अंदर फाइल कर देगा, सेम कंसेप्ट है, ठीक है। इसके बाद 1A नहीं पढ़ना, ठीक है, 2 नहीं पढ़ना, 3 आपको पढ़ना है, ठीक है। ऑर्डर नंबर 8 रूल नंबर 3 डिनाइल जो होगा स्पेसिफिक डिनाइल आपको करना है, एक एक जो पैरा है उसका डिनाइल होना चाहिए, ठीक है। शैल नॉट बी सफिशिएंट फॉर डिफेंडेंट, जनरली आपको नहीं लिख लेना कि मैं सब कुछ डिनाई कर रहा हूँ, एक एक चीज़ को आप स्पेसिफिक डिनाई करेंगे। रूल 3 के बाद 3A नहीं पढ़ना, डायरेक्टली 4 पढ़ना है। इवेजिव डिनाइल नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक एक पॉइंट को आप पर्टिकुलरली टू द पॉइंट डिनाई करेंगे, इवेजिव डिनाइल नहीं होना चाहिए। प्री के लिए हेडिंग बेस्ड आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा है, रूल नंबर 5, यहाँ से क्वेश्चन आता है प्री में। स्पेसिफिक डिनाइल, जितने भी एलिगेशंस प्लेंटिफ ने प्लेंट में लगाए हैं, अगर आपने स्पेसिफिकली उनको डिनाई नहीं किया या फिर नेसेसरी इंप्लीकेशंस के साथ आपने डिलोय नहीं किया, ठीक है, या फिर आपने ये नहीं लिखा कि मैं इनको एडमिट नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मान लिया जाएगा एडमिटेड। कोर्ट ये मान लेगी कि आपने उनको एडमिट कर लिया, तो इसीलिए स्पेसिफिक डिनाइल बहुत ज़रूरी है। तो ऑर्डर 8 रूल 5 कहता है अगर आपने स्पेसिफाइड डिनाई नहीं किया है तो कोर्ट ये मान लेगी कि आपने एडमिट कर लिया। एक्सेप्शन सिर्फ ये है पर्सन अंडर डिसेबिलिटी है, उस केस में कोर्ट नहीं मानेगी, ठीक है। ओके, प्रोवाइडेड कहता है कोर्ट चाहे तो, ठीक है, कह सकती है कि जो फैक्ट आपने एडमिट किया उनको किसी और प्रकार से विदाउट एडमिशन आप किसी और तरीके से उनको प्रूव करके दिखाएं, प्लेंटिफ वो कह सकती है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, और यहाँ से कोई मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक है। रूल नंबर 4 देख लीजिए, ठीक है। फिर क्या है, फाइनली जजमेंट प्रोनाउंस कर दी जाएगी। यहाँ पे एक क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो जजमेंट है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है जजमेंट के ऊपर सच जजमेंट एंड सच डिक्री शैल बी द डेट ऑफ द जजमेंट। डिक्री के ऊपर हमेशा डेट ऑफ जजमेंट होती है, ठीक है। नाउ सेट ऑफ हमेशा क्वेश्चन आता है, ये लीगल सेट ऑफ की बात करते हैं और आप कमेंट करके बताना कि इक्विटेबल सेट ऑफ सीपीसी में कहाँ दिया हुआ है। लीगल सेट ऑफ, देखो हमेशा सेट ऑफ जो होता है आप रिटन स्टेटमेंट में क्लेम कर सकते हो, और ये सिर्फ और सिर्फ सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी, जहाँ सूट आप इंस्टीट्यूट करते हो फॉर द रिकवरी ऑफ मनी, उन्हीं केसेस में किया जा सकता है, बाकी किसी केसेस में नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे जो सम होता है वो असर्टेन्ड सम होता है, एक फिक्स अमाउंट होता है, ठीक है, अनअसर्टेन्ड सम नहीं होगा और एक्सीड नहीं करेगा पिक्यूनियरी लिमिट्स ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। जनरली हेडिंग बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। सेट ऑफ इफेक्ट क्या होगा ये आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। सेम इफेक्ट होगा जो कि एक क्रॉस सूट होता है, बस ये याद रख लेना। तो 6 के बाद 6A आपको पढ़ना है जो कि है काउंटर क्लेम। और सबसे पहला क्वेश्चन काउंटर क्लेम से ये पूछा जाता है कि काउंटर क्लेम को सीपीसी में कब ऐड किया, क्योंकि ओरिजिनली काउंटर क्लेम नहीं था। तो आप मुझे कमेंट करके बताना है कि काउंटर क्लेम को सीपीसी में कब ऐड किया गया। काउंटर क्लेम हमेशा वही बात है कि आप रिटन स्टेटमेंट में डिफेंडेंट जो है इन एडिशन टू, ठीक है, सेट ऑफ के साथ साथ काउंटर क्लेम भी वो प्लीड कर सकता है। प्री में डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड, ऑर्डर बेस्ड, रूल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है ये, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि काउंटर क्लेम को आप एज ए प्लेंट ट्रीट करेंगे और जो प्लेंट के रूल्स हैं उनके ऊपर
वो सारे के सारे काउंटर क्लेम पे भी अप्लाई होंगे। अब डायरेक्टली आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है 6D आपको पढ़ना है, ठीक है। इफेक्ट क्या होगा अगर सूट आपका डिसमिस हो जाता है, जिस सूट के अंदर आपने काउंटर क्लेम किया था वो सूट डिसमिस हो गया, तो क्या काउंटर क्लेम भी उठ जाएगा? नहीं, काउंटर क्लेम नहीं उठेगा। साफ साफ लिखा हुआ है मे नेवर द लेस बी प्रोसीडेड विद काउंटर क्लेम। आपका सूट स्टे हो, डिसकंटिन्यू हो, डिसमिस हो, लेकिन काउंटर क्लेम को फिर भी सुना जाएगा, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा काउंटर क्लेम को हम क्या करेंगे? एज ए प्लेंट ट्रीट करने वाले। तो प्लेन ट्रीट करोगे तो सेपरेट हो गया, उसको सुनो आप, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है 6D। इसके बाद 6D के बाद आपको पढ़ना है डायरेक्टली रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 पढ़ना है ऑर्डर नंबर 8 का, सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स। जनरली क्या है, कोई भी सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स जो है आपको अलाउ नहीं की जाएगी, अदर देन सेट ऑफ और काउंटर क्लेम आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर आप सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स करना चाहते हो, यू हैव टू टेक द लीव ऑफ द कोर्ट विद द परमिशन ऑफ दी, आप कोर्ट कर सकते हो, ठीक है। बट द कोर्ट में एट टाइम रिक्वायर रिटर्न स्टेटमेंट और एडिशनल रिटर्न। कोर्ट चाहे तो रिटर्न स्टेटमेंट और एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट के लिए आपको टाइम दे सकती है कि एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर लीजिए, और उसके लिए टाइम पीरियड जो होगा 30 दिन का होगा। ये 30 डेज का टाइम पीरियड आपको याद रखना, 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। बस रूल नंबर 10 आपको नहीं पढ़ना है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑन योर ऑर्डर नंबर 8। तो हमने ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर नंबर 8 तक पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। अगर आपको याद हो गया है ऑर्डर नंबर 8 तक, सारे के सारे ऑर्डर्स याद होंगे, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। टाइम लगेगा, लेकिन बिना देख के आप ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे के सारे कमेंट कर देना, कौन सा ऑर्डर किससे डील कर। जैसे ऑर्डर 1 की बात करें पार्टीज लिख देना, ऑर्डर 2 की बात करें फ्रेम लिख देना, ऑर्डर 3 की बात करें रिकॉग्नाइज लिख देना, ऑर्डर 4 की बात करें इंस्टीट्यूशन लिख देना, ऑर्डर 5 की बात करें तो क्या लिखोगे? सम्मन्स। ऑर्डर 6 7 8 मैंने अभी पढ़ाया है, तो आई थिंक सारी CPC याद हो जानी है जब पूरे ऑर्डर हम कर लेंगे तो, ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडे सेशन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और साथ के साथ में ये जो गिव अवे आ रहा है 21 और 22 जुलाई को, इस क्लास को जरूर अटेंड करना। टॉप जो स्टूडेंट्स होंगे, टोटल 4 स्टूडेंट्स को गिव अवे करने वाले हरियाणा ADA की टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट। जिनको नहीं मिलेगी वो परचेज कर सकते हैं, क्योंकि 24 26 28 3 टेस्ट आपके होने वाले नए पैटर्न के ऊपर। जरूर इसको परचेज कीजिए, आप ही का बेनिफिट है। पैसे के बारे में सोचोगे तो शायद वो जो हरियाणा ADA में जो सैलरी मिलेगी उससे वंचित रह जाओगे, और इसको ले लोगे तो शायद हरियाणा ADA में सिलेक्शन हो जाएगा। 700 रुपये देके वहाँ पे 70,000 रुपये की सैलरी आप ले पाओगे, ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडे सेशन। रात को मिलेंगे आप लोगों से हरियाणा ADA की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सीरीज में पार्ट 12 के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय। लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना मत, ठीक है, बाय।